नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। अपना शुरुआत करेंगे बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जीपी गंगा पथ पर पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर वर्ष इस अवसर पर पौधारोपण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण आवश्यक है ताकि जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम किया जा सके। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने परिसर और आसपास पौधारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण के लिए अपना योगदान दें। संपूर्ण क्रांति दिवस पर इस गांधी मैदान में दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित गोलंबर में स्थापित महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के महानायक लोकनायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें शत शत नमन किया और उनके बताए गए आदर्शों को याद किया। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद जेपी के सेनानियों की मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम पूछा। इस अवसर पर बिहार गीत गायन किया गया और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन और आरती पूजन किया गया। मुजफ्फरपुर के कुन्नी रेप और हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पीड़ित परिवार से मिलने मुजफ्फरपुर के कुन्नी पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। वहीं पीड़ित परिवार को सांत्वना दी गई और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद विजय सिन्हा तुर्की में हुए रेपकांड के पीड़ित से मिलने के लिए निकल गए। डिप्टी सीएम डीएम और एसएसपी के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करेंगे। जानकारी हमने प्राप्त किया है। बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो पूरी तरह से सख्त कार्रवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से होगा। और हम लोग अभी दूसरी घटना में भी जा रहे हैं। उसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे। उसके बाद आप लोगों के साथ बैठेंगे। बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन अब तेज हो गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में राज्य भर के छात्रों का एक बड़ा समूह सड़कों पर उतर आया है और सरकार से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि बिहार के युवा लंबे समय से सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिल पा रहा है। छात्र संगठनों की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू की जाए ताकि बिहार के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण या प्राथमिकता मिल सके। छात्रों ने पटना समेत कई जिलों में विरोध मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई ठोस नीति नहीं लाई गई तो आंदोलन को राज्यव्यापी रूप दिया जाएगा। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि हम बिहार के छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को अब निर्णय लेना होगा, वरना संघर्ष और तेज होगा। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीषी मंडल ने कोविड को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सतर्क रहने की ज़रूरत है। अनावश्यक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। आईजीआईएमएस में आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हर तरह से हमारा अस्पताल पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर मनीष मंडल ने यह भी बताया कि आईजीआईएमएस पहली बार कोविड के लिए तैयार नहीं हुआ है। इससे पहले जब कोविड अपने चरम पर था, उस समय भी हमारा अस्पताल सभी सुविधाओं से लैस था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो कोविड वेरिएंट सामने आ रहा है, वे 1.81 वेरिएंट है। यह घातक नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से परहेज करें। आईएमएस कोई कोविड के लिए पहला सेंटर नहीं है। ये पहले भी हम लोग यहाँ इलाज कर किए हैं और जो सबसे खराब फेज था, फेज 2, उसमें भी हम लोगों ने इलाज किया है। अभी जो कोविड आ रहा है उसमें 1.81 वेरिएंट जो है, उस वेरिएंट में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को सिर्फ सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है शरीर में दर्द करा रहा है, सर में दर्द करा रहा है, हल्का सर्दी खांसी टाइप का फ्लू लाइक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं वो होता है। ये घातक नहीं है, इसमें लंग अफेक्ट नहीं हो रहा है। फ्लू लाइक सिंड्रोम हुआ और उन्होंने टेस्ट कराया और पॉजिटिव था। दूसरा मरीज एक कैंसर विभाग का था, गायनी ऑन्कोलॉजी में उसका ऑपरेशन प्रस्तावित था, उसे भी हल्का सर्दी खांसी लग रहा था, तो टेस्ट में जब किया गया तो उसका पॉजिटिव आया। आम जनता को क्या अपील करें? आम जनता के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सचेत रहने की जरूरत है, अपने इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। अलौली थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें आधे दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार जोगिया निवासी मोहम्मद रजी का आरोप है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा द्वारा एक विवादित जमीन पर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को अपने अपने जमीनी दस्तावेजों के साथ थाने में बुलाया गया ताकि मामले का निपटारा किया जा सके। हालांकि पुलिस के मौके से जाने के कुछ ही देर बाद मोहम्मद रजी और मोहम्मद मुस्तफ़ा के यानी दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। रोहतास जिले के काराकाट क्षेत्र के जमुआ बाल गांव में रिटायर्ड बीएमपी हवलदार अंबिका पांडे की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी और जमुआ बाल गांव के रहने वाले अरुण पांडे के 29 वर्षीय पुत्र विकेश पांडे को भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने नशे की हालत में गुस्से में आकर यह हत्या की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे में था और नशे की हालत में ही उसने अंबिका पांडे से पूछा कि लोग उसे मेंटल क्यों कहते हैं। जब अंबिका पांडे ने कहा कि सुबह बात करेंगे तो वह गुस्से में आ गया और धारदार हथियार से सिर और चेहरे पर वार कर दिया। पुलिस के अनुसार विकेश पांडे और उसके पिता अरुण पांडे पर पहले से कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विकेश की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उसके पिता अरुण पांडे की तलाश जारी है।
बात करेंगे झारखंड की। सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी। बता दें, राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहरी नियोजन, सड़क विकास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और खनन क्षेत्र से जुड़े कुल 13 अहम प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां झारखंड में गिग वर्कर्स के लिए कल्याण विधेयक को हरी झंडी दिखाई, वहीं आधार केंद्रों की स्थापना के लिए भी अहम नीतिगत फैसले लिए गए। इसके साथ ही कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति प्रदान की। जानकारी के अनुसार इस नियमावली के तहत अब शहरी क्षेत्रों में कार्यरत संवेदकों का निबंधन और नियमन और अधिक पारदर्शी और संगठित ढंग से होगा, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं में गति आएगी। देखिए, समय समय यह मांग उठता ही रहता है और कई बार विधानसभा में ये मामला आया भी है और विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भी गया है। केंद्र सरकार अगर गंभीर होगा तो कर सकता है। मतलब आपकी इच्छा क्या है, आप केंद्र सरकार से क्या कहेंगे? 2005 में अर्जुन मुंडा के समय हम लोग की सरकार में और हम लोग भी ये चाहें कि जो मांग है बहुत पुराना मांग है। देखिए, ऐसे विपक्ष बोल के तो कुछ है नहीं, विपक्ष बोल के तो अपने कुछ है नहीं। अच्छा, विपक्ष अगर रहता तो अभी तक वो विधायक दल का जो हुआ अभी तक वो अपना मुख्य सचेतक भी नहीं चुन पाया। तो पहले दल का वो अपना देखे और जहाँ तक रसीद करना तो मेरे समय तो करता था। ये माननीय रघुवर सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत में इस उद्घाटन समारोह को खास बनाते हुए भारी संख्या में राज्यवासियों ने प्राकृतिक वेशभूषा पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उत्साह मनाया। इस अवसर पर सीएम के साथ तमाम अन्य नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नजर आई। गौर करने वाली बात यह है कि जहां बीते कल ही झारखंड बंद का आह्वान कर इस फ्लाईओवर में बनाए गए रैंप को हटाने की मांग करने वाले विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया था, वहां आज राज्य सरकार ने इसका उद्घाटन कर फ्लाईओवर विवाद में संगठनों का समर्थन कर रहे विपक्ष को भी एक बड़ा झटका दे दिया है। आने वाले समय में रांची को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस विषय पर ये पहला नहीं बल्कि कहा जाए कि दूसरा, इससे पहले कांटा टोली भी हम लोगों ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है। क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था के साथ रांची रचा बसा है, अब इसको नया हम लोगों ने पहला कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इस फ्लाईओवर को हम लोग देख रहे हैं। और आप सबको मालूम भी है कि इस फ्लाईओवर को हम लोगों ने अब अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। झारखंड की राजधानी रांची से सटे लामपुंग थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित पुलिस अधिकारी से मारपीट का गंभीर मामला सामने आया, जिस पर झारखंड सरकार में कृषि मंत्रालय का पद भार संभाल रही मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी की। पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि इस भयावह घटना को अंजाम देने वाले गांव के लोग नहीं बल्कि बाहर से आए शातिर लोग थे, जिन्होंने सोच समझकर इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल ये बड़ी घटना लामपुंग से सटे कोयनारा गांव में बुधवार को हुए एक ग्राम सभा के दौरान घटी है, जिसके तुरंत बाद इस हमले के मामले में जांच शुरू की गई। जांच से जुड़ी रिपोर्ट में अभी तक लामपुंग थाने में पूर्व नक्सली पुनई उमराव समेत 56 नामजद और 400 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। कभी भी हमारे लोगों को एक खरोच नहीं आने देगी। लापुंग के थानेदार को इतना चोट लगा, इतना कुछ हुआ, मगर कुछ भी हो सकता था, मगर थाना भी अपना संयम बरता रहा।
तो ये जो मैं कह रही हूँ इस बात में, इसको अनुसंधान होने दीजिए, इसमें जांच ज़रूरी है। जो बाहर ताकतें, जो कायराना ताकतें काम कर रही हैं, उन सभी को बेनकाब किया जाएगा। देखिए, गोली चली है, किसकी कहाँ से चली है, ये तो जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया है, ना करेगा। आज आदिवासी समाज ने जिन लोगों ने आज ये झारखंड बंद बुलाया था, उसको भी सम्मान पूर्वक बंद करने का मौका दिया गया। जो उनकी चीज़ें हैं वो सरकार के पास पहले से ही पहुंची हुई है और माननीय मुख्यमंत्री भी इसको अपने संज्ञान में लिए। बोकारो के नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने पदभार संभालते ही एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने अपने जोन के सभी एसपी और डीएसपी के साथ चर्चा की और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। आईजी ने अपराध को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाने और उसे अमल में लाने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर दिया और पुलिस अधिकारियों को इन मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। आईजी ने नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष रणनीति बनाने का निर्देश दिया और कहा कि नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। आईजी ने पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर संबंध बनाने पर भी जोर दिया और पुलिस अधिकारियों को लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करने का निर्देश दिया। आईजी ने अपने जोन के सभी एसपी और डीएसपी को निर्देश दिया कि वे अपने अपने जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए रणनीति बनाकर उसे अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाए जाएंगे और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। मैं बोकारो प्रक्षेत्र में आईजी के रूप में योगदान देने के बाद सभी एसपी से एक औपचारिक मीटिंग कर रहा हूं और उनको दिशा निर्देश भी दे रहा हूं कि क्राइम कंट्रोल के बारे में बाकी जो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। न्यूनतम 2 वर्ष सेवा अनिवार्य है। गंभीर बीमारी, मानसिक शारीरिक अक्षमता और सेवानिवृत्ति से पूर्व 1 वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है और साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अधिकतम 15% स्थानांतरण किए जा सकेंगे। पर्यवेक्षणाधीन अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में महानगर पालिका की ओर से शहर के विभिन्न 14 स्थानों पर एक ही दिन में कुल 5000 पेड़ों का रोपण किया गया। प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महापालिका ने वर्ष भर में कुल 1,25,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। ऐसी जानकारी महापालिका आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने इस अवसर पर दी। वृक्षारोपण में देशी प्रजातियों के पेड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें वट वृक्ष, पीपल, जामुन, आम, सीताफल, नीम, करंज, शीशम जैसे पर्यावरण के लिए उपयुक्त और औषधीय गुणों वाले पेड़ों का समावेश किया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर भी विशेष जोर दिया जाएगा और जन जागरूकता के साथ साथ क्रियाशील उपक्रम भी चलाए जाएंगे। यह भी डॉक्टर शिंदे ने स्पष्ट किया। सर्वप्रथम मी आज जागतिक पर्यावरण दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। 5 जून हा आपण जागतिक स्तरावर जो पर्यावरण दिन साजरा करतो। या वर्षाचा पर्यावरण दिन साजरा करत असताना खूप वेगळी संकल्पना आज आपल्या पुढे ठेवलेली आहे आणि ती आहे की प्लास्टिक प्रदूषण निर्मूलनाच्या वाटी आपल्याला करायचे जे उपाय आहेत आणि ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम आपल्याला घ्यायचे आहेत आणि ही सर्व कार्यक्रम आज घ्यावीत असा आमचा उद्देशच होता। त्याच्यापासून आपण जर बघितलं असेल तर 14 ठिकाणी जवळजवळ 5000च्या वर आज वृक्ष लागवड आपण आज नवी मुंबई महानगरपालिकेत करतो
मी स्वतः आणि पद्मश्री अच्युत पालवजी आम्ही दोघांनी एकत्र रित्या आज पारसिक हिलवर आपण वृक्षारोपण केलं. अशाच पद्धतीने स्वयंसेवी संस्था NSSचे पनवेल महानगर पालिका की ओर से वडाले तालाब परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कपड़े की थैली, वेल्डिंग मशीन का उद्घाटन पालिका आयुक्त मंगेश चितले और विधायक प्रशांत ठाकुर के हाथों संपन्न हुआ। सुबह 9:30 पर शुरू हुए इस कार्यक्रम में शहर के पर्यावरण प्रेमियों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभाग लिया। पनवेल महानगर पालिका पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से विभिन्न उपक्रम चला रही है और आज का यह उपक्रम भी उसी का एक हिस्सा है। नवी मुंबई पुलिस ने एमवे बटाई कंपनी के सिंगर बिलाल शेख को धमकी देकर पैसे मांगने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया है। आरोपी इसके पहले 2 अन्य गायकों को भी धमकी दे चुका है। वह एक कॉलेज का विद्यार्थी है और सिर्फ पैसे के लिए धमकी देता था। अब तक की जांच में उसका संबंध किसी भी गिरोह के सामने या गिरोह से नहीं आया है। 255/2025 ऐसे एक खंडनी का गुना दाखिल किया है। उसमें बंटाई रिकॉर्ड्स कंपनी के पब्लिश्ड मोबाइल नंबर पर एक अननोन मोबाइल नंबर से 1 करोड़ रुपया खंडनी मांगने की धमकी आई थी। उसके रिगार्डिंग NRI पुलिस स्टेशन में सीनियर PI तुकाराम पौले और क्राइम PI मनोहर पगार इनके अंडर API ढगे और उनकी टीम ये मोबाइल नंबर का डिटेल्स लेके आसाम में आरोपी ढूंढने के लिए गई थी। तो जिला सोनीतपुर यहाँ से हमने एक आरोपी को उठाया, उससे इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने ये मैसेज करने की कबूली दी है। आरोपी का नाम अर्णव कुमार हलोई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।